औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले 9th क्लास, बी रेडी टू लर्न चैप्टर 6 विद सर उस्मान, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हमने टॉपिक देखना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मादे की, किसी भी मैटर की खसूसियात जो हैं मैकेनिकली हमने देखना है कि मैकेनिकली मैकेनिक्स के तौर पर किसी भी मादे की क्या खसूसियात हैं और उसको हमने किस तरीके से स्टडी करना है, वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर देखनी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला टॉपिक है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। अब ये टॉपिक हमने करना है डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। इसके अंदर जो है ना, इसकी रीडिंग करने से पहले इसमें बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, एमसीक्यूज हैं। तो ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है ना आप लोगों ने एक दफ़ा रीड आउट करना है। इसकी जो डेफिनेशन इस पैराग्राफ में जो जितनी बनती हैं वो साइड पे मैंने पीडीएफ में लिख के रखी हैं, वो मैं अभी आप लोगों को वहाँ से इसकी डेफिनेशन, ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर जितनी भी डेफिनेशन हैं वो हम इधर साइड पे करने जा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट में ओपन करता हूँ, इसमें सारी डेफिनेशन लिखी हुई है बाकायदा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, ये देखें डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स की पहले डिफाइन है, द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, साइज, शेप और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। द चेंज इन साइज, शेप और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। आप लोग बेशक इतना भी लिख सकते हैं कि ये जो इसके साइज, शेप और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, साइज, शेप और वॉल्यूम के अंदर जो भी चेंज आ रहा है हमारे पास, ये देखें ये, ठीक है, ये साइज, वॉल्यूम या शेप के अंदर जो भी चेंज आया इसको हमने किस चीज़ का नाम दे दिया, डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स का नाम दे दिया। जैसे स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, बेंडिंग आ मेटल रॉड, स्क्वीजिंग आ रबड़ बाल। वो कहते हैं रबड़ की एक बाल है उसको दबा दिया हमने, ठीक है, या कोई भी मेटल रॉड को बेंड कर दिया या किसी भी स्प्रिंग को खींचा, तो ये डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड है। क्या किया हमने, उसको खींचा और उसकी शेप में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन थी हमारे पास, डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड की डेफिनेशन थी। आगे देखिए हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो एन एक्सटर्नल फोर्स दैट काजेज अ चेंज इन द शेप और साइज ऑफ द बॉडी। अब जो फोर्स किसी भी बॉडी की शेप या साइज को चेंज कर रही है वो क्या है हमारे पास, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अब फोर्स लगाने से बॉडी का साइज, शेप चेंज हो गया, वो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स है। अब जो फोर्स चेंज कर रही है वो फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास, डीफॉर्मिंग फोर्स हो जाएगी। क्लियर है। पुलिंग अ रबर बैंड, पुशिंग अ प्लास्टिक कंटेनर, उसको हमने कंप्रेस कर दिया, या ये टेंसाइल, टेंसाइल का वर्ड यूज़ किया हुआ ना ये साथ में, इसका मतलब ये इधर कंप्रेसिव का वर्ड भी इस्तेमाल किया हुआ, ये देखें। तो ये बेसिकली टेंसाइल मतलब लेंथ में चेंज आना। टेंसाइल का मतलब क्या होता है, अगर उसकी लेंथ में चेंज आए तो टेंसाइल है। कंप्रेसिव है, अगर हमने इसको कंप्रेस कर दिया मतलब उसका जो वॉल्यूम कम हो गया तो कंप्रेसिव हो गया, उसको कंप्रेस करना, दबा के हमने क्या करना। और शीयर जो है ट्विस्टिंग का, वायर, वायर को ट्विस्ट करना, मतलब जो है ना उसको बल खाती है वायर, जो है उसको मरोड़ देना, जैसे हम लोग ये तार के जोड़ लगा रहे होते हैं, मतलब अटैच कर रहे होते हैं किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी से। ये शीयर है, मतलब शेप के अंदर चेंज आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं, मटेरियल दैट कंप्लीटली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, जो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज के अंदर आ जाते हैं इमीडिएटली आफ्टर आफ्टर द डिफॉर्मिंग फॉर रिमूवल। वो कहता है जो ही पहले देखें हमने क्या किया, रबर बैंड को खींच के रखा, जब हमने छोड़ा रबर बैंड को खींचा फिर हमने छोड़ा, जब हमने छोड़ा तो वो दोबारा अपनी असली हालत में आ गई। तो वो कौन सा मटीरियल है, इलास्टिक मटीरियल। ये रबर बैंड, स्टील स्प्रिंग, आपकी बुक में क्ले डफ का वर्ड इस्तेमाल किया गया, स्प्रिंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया, रबर बैंड का वर्ड इस्तेमाल किया गया, तो ये वाले आप लोग कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आगे है इन इलास्टिक मटीरियल। ठीक है, इन इलास्टिक मटीरियल मतलब प्लास्टिक मटीरियल भी उनको कहते हैं, इन इलास्टिक मटीरियल या प्लास्टिक मटीरियल। वो मटीरियल उसका उल्टा इसी का, इसमें क्या था, ओरिजिनल शेप या साइज में आ जाते, इसमें ओरिजिनल शेप या साइज में नहीं आएंगे। डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डीफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। जी हमने डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, वो अपनी शेप में नहीं आए, तो उनको हम क्या करेंगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी, मतलब परमानेंटली वो जो है ना टर्न हो गया, दोबारा अपनी असली हालत में नहीं आए, वो प्लास्टिक है। ठीक है, जैसे क्ले है, मट्टी है, जैसे ये आजकल मुल्तानी मिट्टी से आई हुई है, सॉरी मुल्तानी नहीं, ये जो चाइनीज़ मिट्टी आई हुई है, तो चाइनीज़ क्ले है वो, उसको बच्चे जो है ना किसी भी रंग में ढाल देते हैं और दोबारा वो खुद ब खुद नहीं आती, हम खुद बनाते हैं उससे। ठीक है, कोई रोटी बना रहा होता है, कोई से आलू बना रहा होता है, क्या क्या चीज़ें बना रहे होते हैं, ये छोटी मट्टी आई हुई है जो आजकल मार्केट में। उसके बाद वैक्स, उसके बाद लीड और मेटल स्ट्रेच बियॉन्ड देयर इलास्टिक लिमिट। ये जो वैक्स हो गया, लीड होगी, ये सारे क्या है, टूट जाए, एक बार टूट जाए दोबारा जो वापस नहीं आता।
ये पट्टी हो गया, पट्टी, ये पट्टी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, वो भी एक दफ़ा ये अक्सर ही डॉक्टर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, वो वाली भी होगी। और उसके बाद दूसरी पट्टी भी होती है कार्टन वगैरह बांधने के लिए, तो वो भी एक दफ़ा टूट जाए तो दोबारा वापस नहीं आती, इसकी मिसालें दी हुई हैं। आगे है इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या है कि वो लिमिट जहाँ तक हम जो है ना रबड़ बैंड को खींच सकते हैं, कि रबड़ बैंड अब ज़्यादा खींचते जाओ टूट भी जाती है आखिरकार, तो टूटने से पहले तक की लिमिट जो है, मिसाल के तौर पर ये एक रबड़ बैंड है हमारे पास, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये इलास्टिक लिमिट लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास कोई भी एक रबड़ बैंड है मान लो, ठीक, तो कोई एक रबड़ बैंड है, उसमें हमने देखना है, जाके बुक पे जाके देखेंगे मजीद और डेफिनेशन और डायग्राम्स बनी हुई है, तो इधर बनी नहीं है। तो मान लें कि एक रबर बैंड है, आपने उसको खींचा और इतना खींचा कि वो टूट गई, तो ये इलास्टिक लिमिट नहीं है। अब टूटने से पहले तक जितनी हम खींच सकते हैं वो इसकी क्या है, इलास्टिक लिमिट है, मतलब जितनी उसमें लचक होती है, किसी बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा लचक होती है वो उसकी क्या होती है, इलास्टिक लिमिट होती है, ठीक है। द स्ट्रेचिंग स्प्रिंग टू फार काज परमानेंट डिफॉर्मेशन, वो कहता है स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो ज्यादा खींच देंगे, बहुत ज्यादा लंबा खींच देंगे स्प्रिंग को, जैसे आप छोटी बॉल पेन यूज करते हैं उसका स्प्रिंग है, थोड़ा सा खींचेंगे तो मामूली हल्की सी फोर्स लगाएंगे तो वो वापस आएगा, थोड़ी सी भी फोर्स ज्यादा लगाओ उसमें, देखें वो वापस नहीं आएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा उसका, ठीक है। उसके बाद आगे है हमारे पास इन इलास्टिक मटीरियल या प्लास्टिक एलिमेंट या यील्ड पॉइंट भी इसको बोलते हैं, इन इलास्टिक द पॉइंट वेयर द मटीरियल स्टॉप्स बिहेविंग इलास्टिक एंड स्टार्ट टू डिफॉर्म परमानेंटली। अब वो कहता है रबड़ जो है ना, हम उसको खींचते गए वो पॉइंट आ गया जहाँ पे वो टूट गई, तो वो क्या है, प्लास्टिक लिमिट या इन इलास्टिक लिमिट होगी, ठीक है। आगे हमारे पास डेफिनेशन है इलास्टिसिटी, ये सारी डेफिनेशन इसी के अंदर है, इसी पैराग्राफ के अंदर। द प्रॉपर्टी, वो खसूसियत, अब ये प्रॉपर्टी आ गए, प्रॉपर्टी का वर्ड इस्तेमाल करना इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी में अगर हमने कहा मतलब सारी डेफिनेशन जो एक दूसरे से मिल रही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आप लोगों ने ज़हन में रखना है, एक ही डेफिनेशन सारी बन सकती है। अब वो प्रॉपर्टी जो इसको जो है ओरिजिनल शेप के अंदर लेके आती है, मतलब रबड़ को हमने खींचा, तो रबड़ के अंदर एक ना खसूसियत है, लचक वाली खसूसियत है, इलास्टिसिटी का मीनिंग होता है लचक, ठीक है। अब लचक जो है इसका मीनिंग है लचक, लचक का मतलब क्या है कि जिसके उसके अंदर जितना खींचे वो दोबारा वापस आए थे, जो उसके अंदर लचक होती है, तो यही है कि ओरिजिनल शेप और साइज के अंदर जो वापस आती है डिफॉर्मिंग को फोर्स हटाने के बाद, वो खसूसियत जो है, उस खसूसियत को हम क्या कहते हैं, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे डाइविंग बोर्ड बेंडिंग एंड देन स्प्रिंगिंग बैक टू इट्स ओरिजिनेशन, वो कहता है जो जंपिंग बोर्ड होता है उसके ऊपर खड़े हो तो फेंक रहे थे, या आप लोग यही स्प्रिंग वाली या आप लोग रबड़ बैंड वाली एग्जांपल दे सकते हैं। आगे प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है, मतलब वापस नहीं आती, ठीक है, या तो इस तरह कह लें कि डज नॉट टर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल डिफॉर्म, इसी प्रॉपर्टी को डज नॉट लगा देंगे तो इलास्टिसिटी बन जाएगा, तो प्लास्टिसिटी नीचे वाली नहीं करनी, क्लियर। मोल्डिंग क्ले होल्डिंग इट्स मोल्डेड शेप, ये जो क्ले मट्टी वगैरह उसको जो है ना हम क्या करते हैं, जितनी भी शेप अपनी मर्जी की शेप में ढाल सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं उससे, कोई भी बर्तन बने हुए हैं मट्टी के आपने देखा होगा, तो ये शेप बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो परमानेंटली डिफॉर्म कर सकते हैं, मतलब वो करने कोई भी काम है जो करने से होगा तो वो प्लास्टिसिटी में आ जाएगा, मतलब वो काम है जो खुद ब खुद हमने रबड़ बैंड को खींच के छोड़ा तो वापस आ गई, स्प्रिंग को छोड़ा तो वापस आ गया, तो ये सारी क्या है, उस खसूसियत को क्या करेंगे, प्लास्टिसिटी। और जो नहीं इलास्टिसिटी और जिसमें नहीं आ पाएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्लास्टिक सिटी, ठीक है। तो ये लेक्चर आज का ये इतनी ही डेफिनेशन पर एंड करते हैं, ठीक है। मजीद एक दफा मैं आप लोगों को रिवीजन करवाता हूँ 1 मिनट के अंदर। डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स कि हमने फोर्स लगाई और बॉडीज में की शेप साइज या वॉल्यूम में चेंज आया, तो डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स द एक्सटर्नल फोर्स दैट काजेज चेंज इन शेप और साइज, वो फोर्स जो बॉडी की शेप या साइज को चेंज कर देती है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स। इलास्टिक मटेरियल जो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं खींचने के बाद, इलास्टिक मटेरियल मतलब लचकदार मटेरियल, लचकदार मादे, ठीक। इन इलास्टिक मटेरियल में तो गैर लचकदार, जिसमें कोई लचक नहीं होती, ठीक है, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में भी नहीं आते एक दफा हम खींच दें तो। उसके बाद इलास्टिक एलिमेंट वो है जिसके अंदर अंदर हम किसी भी बॉडी को किसी भी रबड़ को खींच सकते हैं, मतलब टूटना नहीं चाहिए, बस टूटने से पहले तक जितना खींच सकते हैं, जितना ज्यादा खींच सकते हैं, वो इलास्टिक एलिमेंट है। प्लास्टिक एलिमेंट मतलब हमने इतना खींच दिया कि वो टूट ही गया, वो उसकी क्या है, प्लास्टिक एलिमेंट। जहाँ पे इलास्टिक एलिमेंट खत्म होती है वहां से आगे प्लास्टिक एलिमेंट शुरू हो जाती है, क्योंकि परमानेंटली बॉडी जो है चेंज हो जाती है। आगे इलास्टिसिटी वो खसूसियत जिसकी वजह से वापस आती है ओरिजिनल शेप या साइज में, वो इलास्टिसिटी, और जिसकी वजह से वापस नहीं आती वो हमारे पास क्या होती है, प्लास्टिसिटी होती है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।